डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में मैंने प्रोटोजोआ का एक टॉपिक एंटामीबा हिस्टोलाइटिका डिस्कस किया था, जो एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ था। आज मैं एक ऐसे विचित्र प्रकार के प्रोटोजोआ की चर्चा करने जा रहा हूँ जो आमतौर से समुद्री वातावरण में रहता है। इसके शरीर पर स्नेल के शेल की तरह कवर पाया जाता है, इसलिए इसे सेल्ड अमीबा कहा जाता है। और इसके लाइफ साइकिल में एक मेगास्फेरिक और दूसरा माइक्रोस्फेरिक फॉर्म्स होते हैं। इनमें एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो आइए देखें इस प्रोटोजोआ को। इसका नाम है एल्फीडियम या पॉलीएस्टोमेला। एंटामीबा की तरह ही यह एक सार्कोडीना क्लास का मेंबर है, लेकिन इसके स्यूडोपोडिया धागे की तरह पतले पतले होते हैं और इनमें कभी कभी ब्रांचिंग भी पाया जाता है। इसलिए इसका सब क्लास राइजोपोडा, राजो मतलब जड़, रूट लाइक रूट हेयर्स जो महीन महीन होते हैं, पतले पतले होते हैं, उसकी तरह रचना है, इसलिए राइजोपोडा नाम रखा गया। इसके सेल में महीन महीन छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स का दूसरा इंग्लिश वर्ड है फोरामेन, इसलिए इसके ऑर्डर का नाम रखा गया फोरामिनीफेरा। जीनस एल्फीडियम को पॉलीएस्टोमेला भी कहा जाता है। इसके अनेकों स्पेसीज हैं, लेकिन एक स्पेसीज जिसे एल्फीडियम क्रिस्पम कहा जाता है, इसका सबसे अधिक डिटेल में स्टडी किया जा सका है। It is free living marine protozoa with a bottom dweller habit, यानी समुद्र की गहराई में यह पेंदे में यह रहता है। It lives on the seashore to depth of about 6 meters. It moves slowly among the seaweeds, even in the brackish water or lagoons. अमीबा भी जमीन के आसपास तालाब, झील इत्यादि की गहराई में रहना पसंद करता है। ठीक इसी तरह यह एल्फीडियम भी समुद्र के कम गहरे वाले हिस्से में 600 मीटर तक की गहराई में रहता है। और समुद्र के किनारे जो छोटे बड़े गड्ढों में पानी भर जाते हैं, जमा हो जाते हैं, यह लैगून नाम का झील बन जाता है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। इस फोरामिनीफेरा ऑर्डर के अंदर लगभग 200 स्पेसीज हैं, जिसमें सबसे कॉमन एल्फीडियम है। यह एक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसका आकार 200 माइक्रोमीटर से कम होता है। मैंने पहले ही कहा कि इसके ऊपर स्नेल के शेल की तरह खोल होता है, इसलिए इसे सेल्ड अमीबा कहा जाता है। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका स्ट्रक्चर है। ये फोटोग्राफ सैंड के अंदर से ब्रश के द्वारा, पिन के द्वारा अलग अलग करने के बाद अनेकों सेल्स को एक साथ माइक्रोस्कोप की मदद से फोटोग्राफ लिया गया है।
लाइव कंडीशन में ये इस तरह से दिखता है। आप जो सेल के चारों ओर से धारियां निकले देखते हैं, ये इसके स्यूडोपोडिया या राइजोपोडिया है। इस स्यूडोपोडिया की सतह पर आपको जहां तहां चिपके हुए फूड पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं। इस सेल का सेंट्रल पार्ट अम्बो कहलाता है और किनारे का हिस्सा कील कहलाता है। यह दूसरा डायग्राम है, यह फोटोग्राफ नहीं है। इसमें भी आपको महीन महीन स्यूडोपोडिया यानी रेटिकुलोपोडिया दिखलाया गया है, जिस पर बैक्टीरिया या बहुत छोटे प्रोटोजोआ चिपके हुए हैं। इस सेल का सेंट्रल पार्ट अम्बो और किनारे वाला हिस्सा रिम या कील कहला रहा है। Its body is covered by a shell or a test made mainly of calcium carbonate and some other inorganic materials such as silica and magnesium sulfate. इस सिलिका के कारण इसका सेल कठोर हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सामान्यतः स्नेल के जो सेल्स होते हैं वो गल जाते हैं। शंख में नहीं गलते हैं, लेकिन स्नेल के कवर गल जाते हैं, जबकि सिलिका के कारण इसका सेल काफ़ी मजबूत होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य पदार्थ है। कुछ और इनऑर्गेनिक पदार्थ भी इसमें पाए जा सकते हैं। द सर्फेस ऑफ सेल इज ब्यूटिफुली चिजेल्ड bearing minute tubercles. The central part of the cell forms the round umbo, while the peripheral part forms a continuous rigid rim or keel. बीच वाला जो हिस्सा है, जो एकदम गोल सा होता है, वह तो अम्बो कहलाता है और उसके चारों ओर एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए चक्र की तरह फैला हुआ पेरिफेरल सेल्स होते हैं। पेरिफेरल सेल का इनर मार्जिन दांत की तरह महीन महीन धारियों से बना हुआ होता है, इसलिए कहा गया कि यह जो है यह चीजेल्ड है। जैसे छेनी का किनारा एकदम धारदार होता है, उसी तरह यह चीजेल्ड है और इस पर बहुत ही महीन महीन पोर्स या फोरामेन पाए जाते हैं, जिससे लाइव कंडीशन में इसके स्यूडोपोडिया बाहर आ सके। सेल ऑफ Polyostomela is multilocular or polythalamus. It is made of a series of V-shaped chambers arranged in a flat spiral. Their anterior surface is convex, while the posterior surface is concave. तो मैंने कहा कि बीच वाले अम्बों के चारों ओर एक दूसरे पर ओवरलैप करता हुआ शेल बना हुआ है, आउटर चैम्बर्स बने हुए हैं। इसमें एक तरफ कन्वेक्स और एक तरफ कनकेव होगा। तो अगला वाला हिस्सा कन्वेक्स और पिछला वाला हिस्सा कनकेव होता है। द पोस्टेरियर एंड ऑफ ईच चैम्बर फॉर्म्स रिट्रल प्रोसेस दैट ओवरलैप्स द साइड ऑफ द प्रीवियस चैम्बर। किनारे की ओर जो अंदर वाला हिस्सा होता है वह थोड़ा पतला धारदार होता है और वो अपने आगे वाले चैम्बर के किनारे वाले हिस्से पर ओवरलैप करता है, चढ़ा हुआ रहता है, यानी इनके बीच में गैप नहीं रहता है। द एडजेसेंट चैम्बर्स रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय प्रेजेंस ऑफ परफोरेटेड सेप्टम थ्रू व्हिच द साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड। ये अंदर की बात हो गई कि जब बाहर से ओवरलैप करता हुआ आउटर चैम्बर्स का यानी रिम या कील का एक चक्र बनता है, तो वो अलग अलग सिक्रीट होता है, एक के बाद दूसरा सिक्रीट होता है, लेकिन उसके बीच की जो दीवार या सेप्टम है उसमें अंदर से पोर होता है, परफोरेशन होता है, जिससे कि सेंटर में पाया जाने वाला यह प्राणी उन पोर के द्वारा फैलते हुए दूसरे चैम्बर में, दूसरे से तीसरे चैम्बर में, तीसरे से चौथे चैम्बर में, इस तरह एकदम आउटर चैम्बर तक फैल सकता है। द सेल बियर्स माइन्यूट पोर्स थ्रू व्हिच साइटोप्लाज्म एक्सटेंड्स आउट फॉर्मिंग थ्रेड लाइक थिन स्यूडोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया।
दिस सीडोपोडिया आर ऑफन ब्रांच्ड। पहले ही मैंने कहा है कि सरफेस पर पाए जाने वाले पोर के द्वारा इसका प्रोटोप्लाज्म बाहर बहकर निकल जाता है और महीन महीन धागे की तरह रेटिकुलोपोडिया का निर्माण करता है। Formation of the cell begins with an initial single chamber known as proloculum, जो सबसे पहले विकसित होना शुरू होता है। जाइगोट के बाद जो पहला चैम्बर विकसित होता है सेंटर में, उसका नाम रखा गया है प्रोलोक्यूलम। As the growth proceeds, successive chambers are formed around the proloculum, forming a spiral or equitant whorls. तो एक बार जब प्रोलोक्यूलम विकसित होने लगता है, तब इसके चारों ओर से अलग अलग चैम्बर बनते हुए एक स्पाइरल की तरह, एक चपटे स्पाइरल की तरह आउटर चैम्बर्स का निर्माण करते हैं। द लास्ट वर्ल्ड इज लार्जेस्ट एंड विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो जो सबसे अंतिम वाला वर्ल्ड होता है, उसको अंदर के कई चैम्बर से थोड़ा थोड़ा बड़ा होते हुए काफ़ी बड़ा बन जाना पड़ता है, इसलिए यह एक लार्जेस्ट चैम्बर है और सबसे बाहर से यही दिखाई पड़ता है। अब इसके सेल की रचना के विषय में हम लोग जाने। द चैम्बर ऑफ सेल आर फिल्ड विथ एंडोप्लाज्म एंड व्हेन ए न्यू चैम्बर इज फॉर्म्ड ए थिन एक्स्ट्राथैलेमिक लेयर इज सिक्रीटेड आउटसाइड द चैम्बर फॉर्मिंग एक्टोप्लाज्म। दस द सेल्स बिकम इंटरनल। क्या कह रहा है ये कि सेल के अंदर जो सेंट्रल वाला चैम्बर है, प्रोलोक्यूलम है, उसमें पहले तो एक ही सेल था, अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म और बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म। लेकिन जब आउटर चैम्बर बनने लगता है तो सेल के सिक्रीशन के साथ साथ उसमें पोर्स भी बनते हैं। तो जो बाहरी साइटोप्लाज्म यानी एक्टोप्लाज्म है, वह बह करके बाहर निकल जाता है और फिर नए चैम्बर का निर्माण करता है। फिर नए चैम्बर से बह करके बाहर निकलता है, फिर दूसरे चैम्बर का निर्माण करता है। इस तरह बार बार वह नए नए चैम्बर्स का एक्टोप्लाज्म में निर्माण करता है, यानी कि यह खोल सेल का अंदर वाला हिस्सा है, इस एनिमल के अंदर वाला हिस्सा है, जिसकी सतह पर एक्टोप्लाज्म पाया जाता है। एक्टोप्लाज्म के अंदर इस सेल का निर्माण होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल्स along with some colored granules or the xanthosomes। आमतौर से इस तरह के पार्टिकल्स जो रंगीन होते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग स्पेसीज पॉलीएस्टोमेला के कुछ कलरफुल भी होते हैं। इसका कारण है कि इसके साइटोप्लाज्म में जैंथोसोम नाम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब मैंने पहले ही कहा कि पॉलीस्टोमेला में दो रूप होते हैं, दो तरह के फॉर्म होते हैं। एक का नाम है मेगालोस्फेरिक फॉर्म, यानी कि बीच का चैम्बर बड़ा होगा, मेगा होगा। मेगा या मेगालो का मतलब होता है लार्ज। तो ए सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट्स सेंट्रल चैम्बर, बट इन द माइक्रोस्फेरिक फॉर्म ए नंबर ऑफ माइन्यूट न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द एंडोप्लाज्म। मेगालोस्फेरिक का बीच वाला चैम्बर बड़ा और दूसरा माइक्रोस्फेरिक का बीच वाला चैम्बर छोटा होता है। जो मेगालोस्फेरिक है उसके प्रोलोक्यूलम में यानी अंदर वाले सेंट्रल पार्ट में एक ही बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि माइक्रोस्फेरिक के अंदर बार बार न्यूक्लियर डिवीजन होने के कारण छोटे छोटे अनेकों माइन्यूट न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है? तो अधिकांश प्रोटोजोआ की तरह इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन है, यानी कि वह भोजन को पचाकर एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर अमीबा से डिफरेंस क्या है कि अमीबा की तरह यह एंडोसाइटिक वेसिकल या फूड वैक्यूल नहीं बना पाता है। इसके जो राइजोपोडा हैं ये बहुत पतले हैं और ये सेल के पोर्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, जबकि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का आकार इन पोर्स से बड़ा है। इसलिए राइजोपोडा के सतह पर ये चिपक जाते हैं और वहीं पर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी सेल के बाहर डाइजेशन होता है
और डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके लाइफ साइकिल को हम देखें कि दोनों फॉर्म किस तरह एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करके आते जाते हैं। मेगालोस्फेरिक फॉर्म के बाद माइक्रोस्फेरिक, फिर माइक्रोस्फेरिक के बाद मेगालोस्फेरिक, एक दूसरे के बाद अल्टरनेट करते हैं। इस तरह के अल्टरनेशन को मेटाजीनेसिस कहा जाता है। लिस्टर नाम के वैज्ञानिक ने बहुत पहले 1895 में 1895 में ही इसके लाइफ साइकिल का स्टडी किया था। यह अल्टरनेशन एसेक्सुअल और सेक्सुअल जनरेशन के रूप में भी होता है। इसमें एक मेगालोस्फेरिक और दूसरा माइक्रोस्फेरिक है। पहले में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दूसरे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मेटाजीनेसिस ही कहलाता है। इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहा जाता है। अब एसेक्सुअल फॉर्म क्या है? तो एसेक्सुअल फॉर्म इज नोन एज माइक्रोस्फेरिक फॉर्म एज इट्स सेंट्रल चैम्बर और प्रोलोब्यूलम इज स्मॉलर। It is multinucleated as the nucleus undergoes multiple fission or schizogony and forms a large number of haploid nuclei. These nuclei are surrounded by chromatinial granules. प्रारंभ में इसमें भी एक ही न्यूक्लियस आता है। चैम्बर छोटा है, न्यूक्लियस एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस में मल्टीपल फिजन होता है जिसे साइजोगोनी कहा जाता है। इसके कारण बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियई बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे छोटा यूनिट तक ये डिवीजन होते रहता है, इसलिए अंततः यह पॉलीप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब इसे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म चारों तरफ से घेर लेता है। क्रोमिडल ग्रेन्यूल्स यानी क्रोमोसोम को घेरने वाले, न्यूक्लियस को घेरने वाले छोटे छोटे ग्रेन्यूल के रूप में प्रोटोप्लाज्म जमा हो जाता है। द एंटायर साइटोप्लाज्म फ्लोज आउट ऑफ द सेल एंड फॉर्म्स ए लंप अराउंड द सेल। लेटर ऑन इट फॉर्म्स सो मेनी अमीबॉइड सेल्स नोन एज अमीबुली और गैमीट्स। जब मल्टीपल फिजन हो जाता है तो उसके बाद पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस समेत पोर्स के द्वारा बहते हुए सेल के बाहर आ जाता है, यानी सेल अब खाली हो जाता है। बाहर आकर के जो प्रोटोप्लाज्म का थक्का है, मल्टी न्यूक्लिएटेड थक्का है, उसके हर न्यूक्लियस पर थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म से एक एक छोटा सा अमीबा नुमा रचना बनती है। इसमें अमीबा की तरह ही कई सारे स्यूडोपोडिया भी दिखते हैं। ये गैमीट नहीं है, इसलिए इन्हें ए गैमीट्स कहा गया। Each amoebulae has a single round nucleus surrounded by a uniformly granular cytoplasm. Each amoebulae now secretes a shell around itself and becomes a young gamete or the megaspheric form. अब हर एक अमीबुली धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है और वह अपने चारों ओर सबसे पहला चैम्बर यानी सेंट्रल पार्ट का निर्माण करता है, और फिर उसके चारों ओर से अनेक पेरिफेरल चैम्बर्स का निर्माण होता है। अब यह बड़ा होने के बाद मेगास्फेरिक फॉर्म में बदल जाता है, यानी अब इसका सेंट्रल चैम्बर बड़ा होता है और उसमें एक न्यूक्लियस है। अब यह सेक्सुअल फॉर्म में बदल गया। ये मेगास्फेरिक क्या हो गया? तो सेक्सुअल फॉर्म हो गया। द सेक्सुअल जनरेशन इज नोन एज मेगालोस्फेरिक फॉर्म। मेगा और मेगालो एक ही चीज है, बिकॉज इट्स सेंट्रल चैम्बर इज और प्रोलोक्यूलम इज लार्जर। इट कंटेन्स ए लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस but no chromidial granule. After maturation, the nucleus undergoes repeated mitosis and forms a large number of haploid nuclei. यहाँ मल्टीपल फिजन की जगह पर
लगातार माइटोसिस की बात कही गई है। माइटोसिस के भी लगातार होते रहने के कारण एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही निर्मित होगा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो मल्टीपल फिजन के द्वारा सेल्स बने थे वह हैप्लॉइड थे, उनके न्यूक्लियस हैप्लॉइड थे। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ लगातार माइटोसिस के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? द प्रोटोप्लाज्म ऑल्सो अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन and forms a number of gametic cells or the isogametes. These are released out into seawater through the foramens and develop two flagella. अब एक एक न्यूक्लियस और थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म बनकर चारों ओर से घिर कर गैमिट्स का निर्माण करते हैं, जो गैमिट्स फोरामेन होकर बाहर चले आते हैं। और बाहर आने के बाद इनमें दो फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है, यानी फ्लैजिलेटेड गैमिट्स का निर्माण होता है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमिट का कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये आइसोगैमिट्स हैं, एक समान गैमिट्स हैं। द गैमिट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स कंजुगेट टुगेदर, दैट इज सिनगैमी अकर्स एंड फॉर्म्स ए डायप्लॉइड जायगोट। अब ये बड़ा मुश्किल है समझना कि एक ही पेरेंट के दो गैमिट फर्टिलाइज करेंगे कि दो पेरेंट्स के अलग अलग गैमिट्स एक दूसरे से फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नेचर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को पसंद नहीं करता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को पसंद करता है। इसलिए जब बहुत सारे पॉलीएस्टोमेला पानी में एक जगह पर पड़े हुए हों तो चांस ज़्यादा है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, यानी कि दो अलग अलग पेरेंट्स के गैमिट्स का आपस में फर्टिलाइजेशन हो। तो चूंकि हर गैमिट में दो फ्लैजिलम है, एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद डायप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा और पहले तो दो दो चार फ्लैजिला नजर आएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे सेल फ्यूज करेगा वैसे वैसे ये फ्लैजिला नष्ट हो जाएंगे। ईच जाइगोट सीक्रेट्स ए सेल around itself and forms young egomont that has a small proloculum. Hence it forms microsphere. With further growth, new chambers are successively added. तो जाइगोट से क्या बनेगा? तो माइक्रोस्फेरिक फॉर्म का निर्माण होगा, यानी इसका पहला चैम्बर प्रोलोक्यूलम छोटा बनेगा और बाद में फिर इसके अनेकों चैम्बर बनेंगे। इस तरह से कंप्लीट लाइफ साइकिल में लगभग 2 साल का समय लग जाता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वह एक जनरेशन 1 साल बनाता है, मेगालोस्फेरिक फॉर्म का निर्माण इस साल करता है, तो फिर मेगालोस्फेरिक फॉर्म में गैमिट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद उससे माइक्रोस्फेरिक फॉर्म अगले साल बनता है, यानी 2 साल के पीरियड में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। इस डायग्राम में आपको दिखलाया गया है, दाहिनी ओर से देखिए तो दाहिनी ओर है माइक्रोस्फेरिक फॉर्म जिसके सीडोपोडिया बाहर रेटिकुलोपोडिया निकले हुए हैं। अब इनसे गैमिट्स बाहर आते हैं, ये फ्लैजिलेटेड गैमिट्स होते हैं। इनके फर्टिलाइजेशन से फिर माइक्रोस्फेरिक फॉर्म का निर्माण होता है, माइक्रोस्फेरिक से मेगास्फेरिक, मेगास्फेरिक से गैमिट, गैमिट का आपस में फर्टिलाइजेशन और फिर उससे माइक्रोस्फेरिक फॉर्म, माइक्रोस्फेरिक फॉर्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेगास्फेरिक फॉर्म में जो बाईं ओर दिखलाया गया है उसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दाहिनी ओर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला माइक्रोस्फेरिक फॉर्म है और बाईं ओर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला मेगालोस्फेरिक फॉर्म है। थैंक यू वेरी मच।